Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 11th March 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we go on to our topic of the day, let us see the comments of my previous video जहाँ पे मैंने आपको questions पूछे थे, तो अभी मैं discuss करूँगी उनके answers. So I asked you with regard to when is India's planned mission to the moon, manned mission to the moon. Yes, it is Chandrayaan 4 and it will be in 2040. 35 बोला था, उसके बाद extend करके 40 में लगाया है अभी. I asked you one lunar day कितना है because we discussed about the Blue Ghost mission, which is the first private mission to land upright on the moon, right? Blue Ghost mission एक private mission है ये, तो ये जो है one lunar day काम करेगा. That means 14 Earth day. One lunar day is 14 Earth days. Apart from that, I asked you Great Indian Bustard, ये जो bird है ये किस state का state bird है? And the answer is Rajasthan. Great Indian Bustard is the state bird of Rajasthan. Next question is cheetahs. Cheetahs कौन से जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया था? It is in Kuno National Park, मध्य प्रदेश में है. And now government is saying that we will extend it not only to Kuno but to Bunny grasslands जो गुजरात में है, as well as गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है. Okay, so ये हम देख रहे हैं in the videos. PSLV which launched many important missions. ये कितने stages का है मैंने पूछा था. Yes, there are 4 stages which are solid, liquid. तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था and we discussed the answers and very well many of you all have answered like Karthik, Divya, Gargi, Megha, very well. Keep answering and the others I'm urging you all to answer the questions that I have put forth for you today. ठीक है, इससे आपका ही रिविजन हो जाएगा, आपके लिए ही ये बेनिफिशियल हो जाएगा. So let's start with the first question, first article of the day. पहला जो आर्टिकल है it is with regard to an very important report. Now ये रिपोर्ट इसीलिए important है because ये हमको डेटा देता है कि कितना हम किस कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स. ओके, यू कम टू नो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है, सबसे ज्यादा कौन ये डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है. ये सब डेटा हमको ये रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट का नाम है सिप्री. ओके, सिप्री इज द बॉडी दैट मेक्स द रिपोर्ट. तो ये सिप्री ने रिपोर्ट दिया है और इससे नए नए कुछ फैक्ट्स अभी हमको दिखेंगे. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज गिवन इन द रिपोर्ट ऑफ सिप्री. उसके बाद हम ये बॉडी भी देखेंगे सिप्री क्या है एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. क्लियर? सो फर्स्टली दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन खरीदता है, यानी कि द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर खरीदना, दैट इज यूक्रेन. इट इज सेड कि एटलीस्ट 35 कंट्रीज ने ये वेपन्स सप्लाई किया था यूक्रेन को. वाई? बिकॉज ऑफ द 2022 जो हम देखते हैं रशिया के साथ उनका जो वॉर हुआ था. तो 3 साल पूरे हुए हैं एंड वी सी दैट इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज ने उनको सप्लाई किया था. दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? सो ग्लोबली लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इज यूएसए. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू टू रिमेंबर. इनफैक्ट इंडिया सबसे पहला था इन द लास्ट रिपोर्ट बट इंडिया को ओवरकम करके वी हैव यूक्रेन दैट हैज कम नाउ टॉप 1. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी चाइना जो है पहले टॉप 10 में आता था इक्विपमेंट्स खरीदने वाला बट अभी वो इस ग्रुप या इस टॉप 10 में से चला गया. सो चाइना हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस एंड दिस इज फर्स्ट एवर टाइम 1990 से 94 के बाद हम पहली बार इसे देख रहे हैं कि इट इज नॉट नाउ अ टॉप 10 कंट्री इन इंपोर्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये डिक्लाइन हुए हैं लेकिन फ्रांस के एक्सपोर्ट्स यानी फ्रांस काफी तेजी से डिफेंस के इक्विपमेंट्स दूसरे कंट्रीज को बेचता है. यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यूरोप और अमेरिका ये दोनों कंट्रीज की बात करें देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स.
ओके लेकिन वर्ल्ड की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, देन वी सी अ डिक्लाइन. सो दूसरे कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करें, हमने भी हमारे जो डिफेंस के इंपोर्ट्स हैं ये कम किए हैं. पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी कम किए हैं. बट ये ऑपोजिट है फॉर यूरोप एंड अमेरिका, दैट दे हैव इंक्रीज देयर नंबर ऑफ इंपोर्ट्स. तो ये दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं एंड दे हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. सो कितना है, 155% ज्यादा हुआ है. स्पेशली बिकॉज व्हाट इज द रीजन, क्यों इन्होंने इंक्रीज किया है? बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स फ्रॉम रशिया. तो सिक्योरिटी थ्रेट्स, ओके, रशिया से दैट्स व्हाई दे हैव इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स. इटली जो है, it has jumped to the 10th place. Okay, European country that has taken a lot of exports. If you see, okay, in global arms exports की बात करें, इटली सबसे ज्यादा 10th position में हम देखते हैं, European country. Let's now see India का position. India का क्या stand है ये देखते हैं. तो इंडिया की बात करें, India is the second largest. हमने देखा it is overtaken by Ukraine. इसीलिए अभी इंडिया का रैंक सेकंड पोजीशन पे है as to कितना वो इंपोर्ट करता है. और ये डिक्लाइन भी हुआ है. पहले वी सी इट वाज हायर, नाउ इट इज डिक्लाइन बाय 9.8. तो 10% ऑलमोस्ट हम कम इंपोर्ट अभी करते हैं. कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा हमको डिफेंस इंपोर्ट्स देता है? इट इज बेसिकली रशिया. तो रशिया इज इंडियाज टॉप arms supplier, okay, and Russia also has remained a top supplier for India, China and Kazakhstan. सेकेंड पोजीशन पे कौन है? सेकेंड पोजीशन पे है फ्रांस. सेकेंड पोजीशन पे है फ्रांस. तो फ्रांस इज द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू इंडिया. तो अगर फ्रांस जो अपने ज्यादा एक्सपोर्ट्स बेचता है, राइट, सबसे ज्यादा वो बेचता है इंडिया को. सो फ्रांस के रिलेशन में इट इज सेंडिंग मोर टू इंडिया, बट फॉर इंडिया इट इज द सेकेंड इन पोजीशन. सो पहला पोजीशन रशिया है जो इंडिया को बेचता है, सेकेंड कौन सा है? फ्रांस है, एंड थर्ड इज यूएसए. ठीक है, सो दिस इज इंडियाज रैंकिंग. इंडिया को कैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स मिलता है. ऑल राइट, फ्रांस के साथ जो हम डील्स करते हैं, अगर हम देखते हैं जैसे राफेल जेट सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, ये और सब हम फ्रांस से लेते हैं. इंडिया के बाद कतर इज द सेकेंड पोजीशन फॉर फ्रांस, जो वो सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है. अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें, वी हैव एशिया ओशिनिया कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा ये इंपोर्ट्स करते हैं. तो ये डेटा हमको सिप्री से मिलता है. Let's understand about SIPRI. SIPRI is Stockholm International Peace Research Institute. इसका फुल फॉर्म क्या है? Stockholm International Peace Research Institute. ये 1961 में बना था, 66 में बना था, and it is mainly responsible or dedicated in terms of research. With regard to arms control, disarmament, कैसे वो peace establish करने के लिए it gets the data. क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस करता है, रिकमेंडेशंस भी देता है कि क्या क्या करना चाहिए, ओके, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड इंटरेस्टेड पब्लिक. तो ये इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है टू अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. तो ये पूरा आर्टिकल हमने इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में देखा. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू मॉरिशस. ठीक है, तो अभी दो आर्टिकल्स आए हैं, द हिंदू में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है, तो पूरा क्लब करके हम समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्टिकल. फर्स्टली, नरेंद्र मोदी जी गए हैं आज के दिन, ओके, इट्स ऑन अ 2-day विजिट टू मॉरिशस. और इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इट इज नवीन चंद्र रामगुलम. ओके, नवीन चंद्र रामगुलम. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एलिट और सब देते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि स्पेशली रिलेशंस अगर न्यूज में है, दे कैन आस्क यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ Mauritius as well. So if you understand this particular country, why has our prime minister gone? Because he is going to be the chief guest of National Day of Mauritius. Mauritius का नेशनल डे होगा कल के दिन, यानी कि March 12, इसीलिए वो विजिट पे गए हैं एज अ गेस्ट. नाउ मॉरिशस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में. सो इंडिया हैज वेरी गुड टाइज विद दिस कंट्री.
we're going to see some historical and diplomatic ties, okay, कैसे हमने ties ये change किए हैं, as well as we're going to see what should we look forward to, okay, कि कौन से factors में हम और भी बढ़ा सकते हैं और कहाँ पे हमारे relations हैं. So starting with historical and cultural ties. अगर हम देखें मॉरिशस, ये जो आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे 70% जो पॉपुलेशन है ये इंडियन ओरिजिन है. ओके, यानी कि उनके एंसेस्टर्स इंडियंस हुआ करते थे. नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज बिकॉज यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी. मॉरिशस जो है एक फ्रेंच रूल्ड कॉलोनी थी, जैसे हम ब्रिटिश रूल कॉलोनी है. सो वो फ्रेंच जो कॉलोनी है इंडिया में भी थे. दे हैड देयर सेटलमेंट्स इन पुडुचेरी. तो पुडुचेरी के जो लोग हैं वो लेके मॉरिशस चले जाते थे टू गेट देम एज इंडेंचर्ड लेबरर्स. उनको लेबरर्स के तौर पे इंडिया से लेके जाते थे. कहां पे? मॉरिशस में. सो इट वाज द फ्रांस that brought a lot of Indians to Mauritius, as well as British rule में भी 1834 से 1990 early 1900s में अगर हम देखते हैं बहुत सारे laborers इंडिया से आए थे Mauritius. That is why 70% Indian origin. In fact, महात्मा गांधी भी विजिट किए थे 1901 में. Can you tell me when did महात्मा गांधी come to India? मेरा क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी कब इंडिया में आए थे, मॉरिशस कब आए थे? 1901 में. और इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस वहां के लोगों को बताया. फर्स्टली एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, सेकंड एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एंड थर्ड स्टेइंग कनेक्टेड विद इंडिया. चाहे आप दूसरे कंट्री में रह रहे हो, आप आपके कनेक्शंस जो है इंडिया के साथ मजबूत रखिए. एंड इसीलिए वी सी मॉरिशस नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 12th. बट व्हाई March 12th? What is so significant? Because March 12th it talks about the important role of गांधी जी. तो हम देखते हैं गांधी जी ने इसी दिन डांडी मार्च, कल के दिन डांडी मार्च स्टार्ट किया था 12th मार्च से लेके 6th अप्रैल, राइट? सो ये जो मार्च है इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम से लेके डांडी कोस्ट तक टू अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स. जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाए थे सॉल्ट पे और उनको बैन किया था कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते हो जो कोस्टल कम्युनिटीज है. तो इसको इसका जो उल्लंघन करके वी सी गांधी जी protested and there was a movement that began. So can you tell me what is the name of the movement that began with the Dandi March? आपको ये historical event बताना है, उस movement का नाम बताना है जो गांधी जी ने start किया था on in terms of Dandi March. It's also called another movement. तो ये आप मुझे बताएंगे in the comment section. Let's see the other diplomatic and political history of India and Mauritius. तो हम देखते हैं we had our diplomatic relations from 1948. It's one of the earliest country. जब इंडिया इंडिपेंडेंस ग्रांट हुआ, हमने पहले मॉरिशस और ऐसे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस सुधारे. We tried to increase and strengthen our relations. Apart from that, Mauritius जो है it gained independence in 1968. Okay, and it was led by somebody known as Ramgoolam and the Jugnaut families. तो ये दो पावरफुल फैमिलीज हैं मॉरिशस में. Further, we have the Ramgoolam family के ही ancestry. Okay, कौन है ये? We are the descendants of them. That's Naveen Ramgoolam, who is the new the PM. And ये 2 बार पहले serve कर चुके हैं. So 1990s में भी उन्होंने serve किया, अभी भी he is the Prime Minister. Second time he's been serving as a Prime Minister. Now let's see what are the key areas of focus और हमारे relations कैसे strengthen हैं, ये भी हम देखते हैं. Firstly, if you talk about defense and maritime security, हम यहाँ पे डेटा शेयरिंग, वाइट शिपिंग डेटा शेयरिंग, इसका मतलब है वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर कनेक्टिविटी विद मॉरिशस बाय शेयरिंग डेटा. वाइट शिपिंग, शिपिंग इन टर्म्स ऑफ गुड्स, राइट, जैसे हम मर्चेंट शिपिंग करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट डेटा विल बी शेयर्ड विद मॉरिशस एंड मॉरिशस विल शेयर विद इंडिया, वाइस वर्सा. जिससे क्या होगा, वी विल ensure safety and security in the Indian Ocean region. तो ये maritime security के लिए data sharing बहुत ही important है. Second thing, infrastructure and strategic cooperation. हमने यहाँ पे develop किया है मॉरिशस का आगलेगा islands. Now यहाँ पे इंडिया इसको clarify करता है कि हम यहाँ पे military base और सब नहीं establish कर रहे हैं. This is basically an airstrip and jetty. Unlike जैसे चाइना अपना you can say force डाल रही है ऐसे countries में Indian Ocean
रीजन के कंट्रीज में। तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो है डेवलपमेंट होगा, हेल्प करेगा मॉरिशस को एज वेल एज इंडिया को टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। तो जैसे इंडिया का एक प्रोग्राम है, पॉलिसी है कॉल्ड एज सागर, okay, which talks about safety and security of the region of the Indian Ocean region। तो ये पॉलिसी के थ्रू हम ये करना चाहते हैं। So strengthening Mauritius defense and surveillance capabilities। Apart from that, हमेशा हम एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं जब भी Mauritius has been in crisis। For example, COVID-19 में अगर उनको वैक्सीन चाहिए तो हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह उनको हेल्प किया। ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, ओके, सो देयर वर ऑयल स्पिल क्राइसिस, और साइक्लोन के टाइम देयर वाज साइक्लोन चीडो, राइट। तो इस टाइम पे भी हमने इनकी मदद की थी, इनकी सहायता की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेडिंग की बात करें, इंडिया इज अ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर मॉरिशस, एंड मॉरिशस इन फैक्ट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स टू इंडिया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेकेंड रैंक पे आता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेयरएज द फर्स्ट वाला जो है इट इज सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर सबसे ज्यादा हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देता है। उसके बाद कौन सी कंट्री है? मॉरिशस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो साइंड वेरियस अग्रीमेंट्स, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने अग्रीमेंट भी साइन किया है इनके साथ, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट हो। हमारी बहुत सारी बैंक्स का प्रेजेंस मॉरिशस में है। सो देयर आर 11 इंडियन पीएसयू बैंक्स दैट आर देयर, यू नो, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उस रीजन में भी है। स्पेस में भी हम देखते हैं, डेवलपमेंट में भी देखते हैं कि इंडिया इज वेरी वेल इंटरेस्टेड विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉरिशस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं $1.1 बिलियन का हमने असिस्टेंस दिया है मेट्रो एक्सप्रेस के लिए और उनके अलग अलग स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए भी, नए सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन के लिए भी हमने उनको मदद किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में कैसे मदद किया है? वी हैव ट्रेन्ड अबाउट almost 5,000 students, okay, people under the ITEC। ITEC जो है, it is Indian Technical and Education, you can say कॉर्पोरेशन। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली अबाउट? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जहां पे ये दूसरे कंट्रीज, पार्टनर कंट्रीज को मदद करते हैं। हाउ? बाय गिविंग देम टेक्निकल एजुकेशन, ओके, बाय कोऑपरेशन। सो इन दैट केस हमने मॉरिशस को भी ये हेल्प दिया है वाया द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ITEC प्रोग्राम। एज वेल एज बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्टडिंग, तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी मॉरिशस में पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे पास डेटा है। And finally, cultural or ancestry connection. If you see, जैसे मैंने कहा, रामगुलम family is one of the very royal families or very you can say important families for Mauritius. तो ये जो है सीवोगुसार रामगुलम, ये पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मॉरिशस के। So it is said that you can trace his ancestry to बिहार। तो ये बिहार से थे and then they shifted to Mauritius. So you say that we have a common connection with the first prime minister and with the Ramgoolam family। और बहुत सारे traditions जो इंडिया में भी फॉलो करते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि है, गंगा तालाब पिलग्रिमेज, तो वहां पे भी एक important होली रिवर है, होली श्राइन है फॉर द मॉरिशस, जो गंगा तालाब या गंगा बेसिन कहते हैं, ठीक है, गंगा बेसिन। सो ये भी बहुत होली है उनके लिए, which is very similar to what we consider for the holy waters of Ganga। तो ये पूरा हमने रिलेशंस देखा, why is Mauritius important for India and the ties between the two। Let's now proceed to the next article। अगला आर्टिकल है tuberculosis से related, and this is a very important topic for this year because हमने हमारा टारगेट जो है, इंडिया ने हमारा टारगेट सेट किया था कि TB as a public threat को हटाना by 2025। We are in 2025, so this can change, this can increase or this can be achieved, we are yet to see, but अभी याद रखना कि 2025 is the target year। So now what is happening? Let's understand। We see that कुछ डेटा निकल के आया है विद रिगार्ड टू इंडियाज कैंपेन। तो क्या क्या डेटा है जल्दी से जान लेते हैं। इट इज सेड दैट 6.1 लाख पेशेंट्स जो है, इट इज सेड इट इज नोटिफाइड इन द कंट्री, यानी कि कितने पेशेंट्स हैं? 6.1 लाख है, और इसमें से 4 लाख जो पेशेंट्स हैं, इट वाज डायग्नोज्ड थ्रू द कैंपेन स्टार्टेड बाय इंडिया। यानी कि जैसे कि टीबी मुक्त
अभियान, टीबी मुक्त अभियान, इस कैंपेन के थ्रू 4 लाख केसेस हमको पता चला है, और टोटल कितने केसेस पता है? 6 लाख केसेस। Now what exactly is this टीबी मुक्त अभियान? ये एक 100 डे इंटेंसिव टीबी एलिमिनेशन कैंपेन है जो पिछले साल दिसंबर 7 को लॉन्च हुआ था, एंड देयर हैव बीन 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो स्क्रीनिंग देखते हैं, यानी कि उनका एक्सरेज किया जाता है ताकि दे फाइंड आउट इफ द पर्सन हैज टीबी और नॉट, ओके, स्पेशली बिलोंगिंग टू अगर HIV पेशेंट है या डायबिटीज है, बिकॉज दे आर वेरी प्रोन, दे आर हाई रिस्क टू गेटिंग टीबी, तो उनका स्क्रीनिंग पहले करते हैं। क्लियर? सो इसे क्या करते हैं? एक्सरे स्क्रीनिंग किया जाता है, बिकॉज एक्सरे से पता चलता है मेनली टू अंडरस्टैंड ट्यूबरक्लोसिस इन द लंग्स। ऑफ कोर्स दूसरी जगह में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, स्पाइन का हो सकता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी का टीबी भी हो सकता है, बट मेनली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है लंग्स से रिलेटेड है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये जो है एक्सरे यूनिट्स पोर्टेबल, यानी कि आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हो, डोर टू डोर, घर घर जाके स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा नैट टेस्ट, नाउ दे कैन आस्क यू ये कौन से डिजीज के लिए यूज होता है। नैट टेस्ट जो है इट इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो ये कंफर्म करने के लिए पॉजिटिव केस, ओके, एंड मल्टीपल एसिम्प्टोमेटिक टीबी पेशेंट्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम खांसी नहीं होती, सिम्टम्स नहीं दिखते, okay, normally if you say patients TB के they don't feel hungry या they are coughing, that is when you know that these are symptoms of TB, but there are cases जब symptoms भी नहीं दिखते हैं, okay, those are called asymptomatic। तो उनके लिए we normally do this test to understand and to be sure कि actual में TB है कि नहीं। So what is that test called? Nucleic acid amplification test। Now the most strange part is, even though हमने टारगेट को कम किया है, सबसे ज्यादा दुनिया में टीबी केसेस कहां पे है? टीबी केसेस इंडिया में। So that is a very important thing to remember। लेकिन हमने टारगेट 2025 में रखा है। वर्ल्ड का टारगेट क्या है? वर्ल्ड का टारगेट है 2030। Okay, but India has been very adventurous, okay, very zealous, and now they have kept the target to 2025। However, TB का इंसिडेंस अगर बात करें दुनिया में, we see it has reduced, okay, so TB cases there have been positive results of the same। आपको यहाँ पे आंसर देना है कि टीबी जो है, ये जो वायरस है और जो बैक्टीरिया है, ये किसने डिस्कवर किया है। सो टीबी इज फॉर्म थ्रू कॉज थ्रू अ बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है किसने डिस्कवर किया था, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, नेक्स्ट आर्टिकल देन। अगला आर्टिकल है डीलिमिटेशन के बारे में। ये एक सुंदर सा एक एडिटोरियल दिया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो पूरा हम जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डीलिमिटेशन। क्लियर? सो डीलिमिटेशन, इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज मेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कहां पे लिखा गया है? आर्टिकल 81, 82, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 81, 82 में लिखा गया है, ताकि ईच सेंसस के बाद, ओके, लास्ट सेंसस कब हुआ था? लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, राइट। तो हर सेंसस के बाद ये होना चाहिए। अभी वी नो दैट अभी नेक्स्ट सेंसस कब होगा? 2026, राइट। तो ये इस सेंसस के बाद ये कमीशन होगा, ओके, इट विल बी सेट अप। बट व्हाट इज द रीजन व्हाई वी सेटिंग अप द कमीशन? बिकॉज यहाँ पे एडजस्ट करना है द नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री सेट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? Now every state, right, has a different set of population, अलग शेप, अलग साइज है, अलग पॉपुलेशन है। तो हम चाहते हैं कि हर स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन आए वो इक्वल हो। एग्जाम्पल के तौर पे गोवा में या सिक्किम की बात करें, पॉपुलेशन काफी लो है। एट द सेम टाइम उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन हाई है और ये बड़ा स्टेट है। तो अगर हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, सिक्किम के साइड से वी शुड हैव फ्यूअर रिप्रेजेंटेटिव्स, बिकॉज वो फ्यू पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वेरएज उत्तर प्रदेश एक लार्ज स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से बहुत सारे लोग आने चाहिए टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो बिगर स्टेट विल हैव
a bigger you can say representation, whereas a smaller state will have a smaller representation, so that every individual is represented adequately in the Lok Sabha as well as in the state legislative assembly. मान लो अगर दोनों सेम होता, okay, यहाँ पे also we had you can say 100, okay, in the big state we had 100 representatives, even in the small state we had 100 representatives. Don't you think it's unfair, right? Because यहाँ पे कम ही लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो कम नंबर शुड हैव बीन द एक्चुअल रीजन, शुड हैव बीन द एक्चुअल आंसर, बट यहाँ पे अगर इक्वल होता है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, दिस इक्वेशन डज नॉट स्टैंड करेक्ट, राइट? तो अगर छोटा स्टेट है, यू प्रोबेबली हैव ओनली 10 पीपल, बट इफ इट्स अ बिगर स्टेट यू कैन हैव 100 पीपल, देन इट इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 82 और 81 में क्या लिखा है. 82 में लिखा है विद रिगार्ड टू सीट एलोकेशन एडजस्टमेंट. ओके, तो ये जो बाउंड्रीज है, ओके, कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी 1, कॉन्स्टिट्यूंसी 2, कॉन्स्टिट्यूंसी 3, ये जो है ये बनाना इज व्हाट इज मेंशन इन 82. ओके, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. और हर सेंसस के बाद आपको ये चेंज करना है रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलेशन. नाउ 81 कहता है जो लोकसभा का सीट्स है, इट शुड बी 550, which is 530 from the states and union territories and 20 from the UTs. Apart from that, ये uniform seat to population ratio for equal representation, exactly what I mentioned, वही बता रहा है कि सबका जो सीट्स है ये adequately represent करना चाहिए. So like for example, एक MP जो है 10 लाख लोगों का representation होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स मेरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 लाख का कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे एक एमपी चुना जाएगा. सेकंड में भी 10 लाख का लोग है, उसमें भी और एक एमपी चुना जाएगा. सो 10-10 लाख का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता है और उसमें से एक बंदा यहाँ पे एमपी बनेगा. क्लियर? नाउ बट इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ डिलिमिटेशन, व्हेन डिड दिस प्रोसेस स्टार्ट? सो द प्रोसेस स्टार्टेड इन आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करें 1951, 61, 71, हर 10-10 साल में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस वी सॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर चेंज्ड, ओके, ताकि सीट्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो. बट 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 का, इसने क्या किया? इन्होंने सीट एलोकेशन को फ्रीज किया टिल 2001, यानी कि जो डिलिमिटेशन है अभी वापस से नेक्स्ट यानी कि 1981 में नहीं होगा. इट फ्रोज की 1971 में जो सेंसस था उसी के बेसिस पे 2001 तक वैसा ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा, उसको चेंज नहीं करना है. Clear? And this also prevented higher population growth. Now what happened is, अभी states जान गए थे कि जितना मेरा population होगा उतने ज्यादा मेरे representatives होंगे. ये तो हमको पता चला है. So what would happen is, many states would say कि हाँ कितना चाहिए population करो. But that led to population in India booming. Okay, काफी तेजी से हमारा population बढ़ गया था. तो इसको फ्रीज करने के लिए, ओके, बिकॉज देन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा होंगे. तो ये चेंज करने के लिए दे सेड कि जो 1971 में है वैसा ही चलेगा 2001 तक. ओके, वी कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड फोकस यहां किया गया फैमिली प्लानिंग पे कि आप मेजर्स लो ताकि पॉपुलेशन बूम पे ना हो. 2001 में डिलिमिटेशन ड्रॉ हो गया था. सो आफ्टर 1976 व्हेन वाज द नेक्स्ट वन? 2001. This redrew the constituency boundaries, but it did not change the seat numbers because यहाँ पे opposition हुआ south states से, southern states से. Now why did the southern states say or they opposed the 2001 का जो delimitation जो redraw किया है? क्यों उन्होंने oppose किया? क्यों change किया, accept नहीं किया seat number change? Because South India का जो population था ये कम था as compared to North India states. North India states में population is high, so they didn't want North India states to have ज़्यादा MPs coming in the Lok Sabha or having in their legislative assemblies. इसीलिए इन्होंने ये oppose किया. और अभी भी in the recent article that we understand, ये वही हो रहा है कि they are opposing states like तमिलनाडु, केरला, ये oppose कर रहे हैं. उनको नहीं चाहिए कि नॉर्थ इंडियन स्टेट से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आए.
क्लियर? सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन लोकसभा एंड इलेक्शंस अगर हम बात करें, द सीट एलोकेशन आफ्टर डिलिमिटेशन, ये डिपेंड किसमें करता है? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, right? So if a state has more population, it will have more MPs coming from that state. यहां पे कौन बेनिफिट करेगा? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में है, so they will basically benefit from it. So 1977 जो बेंचमार्क है, अकॉर्डिंग टू दैट हर एक एमपी का जो रिप्रेजेंटेशन है 10 लाख लोग. सो आई टोल्ड यू ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? 10 लाख. तो ऐसे करके वो 10-10 लाख का ग्रुप्स बना रहे हैं. ओके, जैसे हम क्लास में मान लो कि आप ग्रुप्स बनाते हो ताकि एवरीवन गेट्स एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो वैसे ही हम पूरे कंट्री में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं. नाउ इफ द सेम रेशियो अप्लाइज इन 2025, अगर हम 10 लाख का जो रिप्रेजेंटेशन है ये फॉलो करें, हम देख सकते हैं कि लोकसभा में सीट्स कितने इंक्रीज होंगे? 1400. अभी तो 543 है, राइट? ये इंक्रीज होगा 1400 इफ वी अप्लाई द सेम बेंचमार्क इन 1977. लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि न्यू पार्लियामेंट का जो सीटिंग है, इट्स ओनली 888. तो ये बहुत ही अनलाइकली होगा कि ये जो 1977 का बेंचमार्क है ये कैरी फॉरवर्ड होगा या ये कंटिन्यू होगा, बिकॉज वो जो है इट बेसिकली इज सेइंग दैट लोकसभा सीट्स विल बी 1400. उतना तो सीटिंग हमारे पार्लियामेंट में नहीं है. सदर्न स्टेट्स जो है दे हैव फ्यूअर सीट्स नॉर्दर्न स्टेट्स देन द नॉर्दर्न स्टेट्स, इसीलिए वो यहाँ पे कंसर्न जता रहे हैं एंड दे वांट कि जो डिलिमिटेशन है और 30 साल तक फिक्स हो, यानी 30 इयर्स तक don't change only is what the southern India states are saying. यानी कि 2056 तक okay follow the same delimitation commission that was followed earlier. तो ये कौन कह रहा है? ये साउथ इंडिया के स्टेट्स कह रहे हैं. So this is the whole article with regard to delimitation. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to our recent findings with regard to Chandrayaan 3. तो यहाँ को चंद्रयान 3 का डेटा मिला है, क्या है समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वाटर आइस, ओके, सो मेनली लाइक सम लाइक इसे बर्फ के कुछ गोले से मिले हैं. कहाँ पे? पोलर रीजन्स में तो मिलते हैं, ये तो सबको पता है. डेटा ये कहता है कि आउटसाइड द पोलर रीजन्स भी यहाँ पे वाटर आइस में एग्जिस्ट. ओके, सो जैसे कि अगर हम देखते हैं पोलर रीजन्स में आइस तो मिलता है इवन इन मून, बट रीजन्स अपार्ट फ्रॉम द पोलर रीजन यहां पे भी कुछ आइस मिला है, वाटर आइस मिला है. तो ये पूरा आर्टिकल डेटा देता है. नाउ वेयर और हाउ हैव वी गॉट दीज फाइंडिंग्स? द फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन चेस्ट. चेस्ट क्या है? चेस्ट इज चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. ये जो है अहमदाबाद में है, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद, उसका ही ये फाइंडिंग है. एंड दे आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग चंद्रयान मिशन के जो भी लर्निंग्स है, डेटा देखते हैं, स्टडी करते हैं और हमको यहाँ पे दे आर गिविंग अस न्यू डेटा. इट इज सेड कि जो इंक्लाइंड एरियाज हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स के, जो सन से दूर है, वहां पे भी वाटर आइस पाया जाता है. ओके, फर्स्टली दे सेड कि पोलर रीजन्स के बाहर भी आपको वाटर आइस मिल रहा है. कहां पे मिल रहा है? इंक्लाइंड रीजन्स. जैसे आप देखते हो ना माउंटेनियस रीजन्स में, ओके, यू फाइंड आइस, राइट, वेयर यू फाइंड ग्लेशियर्स. सो सिमिलरली मून के रीजन में भी आपको ये पाया जाता है. फर्दर डेटा ये भी कहता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है. जैसे कि अगर हम सन फेसिंग रीजन्स की बात करें, सन फेसिंग स्लोप्स की बात करें, इट इज अबाउट 82 डिग्रीज. Alright, but there are regions which are flat. यहाँ पे it is only about 59 degrees and it's not that कि वो दूर है, बस 1 मीटर अवे, ठीक है, 1 मीटर दूर है, फिर भी देखो टेम्परेचर काफी तेजी से कम हुआ. So this talks about the temperature variation in the moon. Apart from that, ये जो डेटा हमको दे रहा है, why is it important to study or to understand this? It's because it talks about कि कैसे दूसरे आगे के फ्यूचर मिशंस मून पे होंगे. ओके, इट गिव्स अस आइडिया कि कैसे वो तैयारी कर सकते हैं. सो इट विल हेल्प इन फ्यूचर लूनार हैबिटेशंस, रिसोर्स प्रोस्पेक्टिंग. अगर हमको कुछ रिसोर्सेज लेना है फ्रॉम द मून, है ना,
you want further humans to be sent in moon. तो ये सब हम रिसर्च हेल्प करेगा ऐसे मिशंस में. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें मून का जो सरफेस है इट इज नॉन कंडक्टिव. इसका मतलब क्या है? सो इफ यू सी टॉप रीजन अगर मान ले तो 60 डिग्रीज है, बस 10 सेंटीमीटर, ओके 10 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इतना होगा, राइट 10 सेंटीमीटर. अगर आप 10 सेंटीमीटर नीचे जाओगे यू विल फाइंड 60 डिग्री डिफरेंस, यानी कि बेसिकली 0 डिग्री हो सकता है. ओके अगर यहाँ पे 120 है यू विल फाइंड 60 डिग्री. सो देयर इज अ 60 डिग्री डिफरेंस. ओके अगर 10 सेंटीमीटर बिलो सब सरफेस टेम्परेचर में. सो इतना ये मून का जो वेरिएशन है ये हमको हेल्प करता है चंद्रयान 3 का डेटा. नाउ व्हाट आर द रीसेंट डिस्कवरीज दैट वी हैड? चंद्रयान 1 जो है इट वाज द फर्स्ट मून लूनर मिशन टू द मून बाय इंडिया, एंड ये बताया है हमको अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन पोलर क्रेटर्स. तो ये चंद्रयान 1 का मिशन था. चंद्रयान 2 वाज अ फेलियर, व्हेयरएज चंद्रयान 3 ये हमको बताता है वाटर आइस which is beyond the polar region. जैसे हमने कहा inclined regions पे सन से दूर यहाँ पे भी water ice मिल गए हैं. So this is the whole article with regard to Chandrayaan 3. Let's proceed to another article and this is with regard to IRDAI. तो रिसेंटली हमको हमने देखा है रिजर्व बैंक के चेयरमैन बदल गए हैं, सेबी के चेयरमैन बदल गए हैं. अभी बारी है IRDAI की. लेकिन IRDAI क्या है जल्दी से देखते हैं. IRDAI जो है इट इज अ बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बना है. दैट इज IRDAI एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो इसका पूरा काम क्या है? चेक करना, सुपरवाइज करना, डेवलप करना इंश्योरेंस सेक्टर. तो इंश्योरेंस की बात करें देयर इज हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना, यू हैव एक्सीडेंट इंश्योरेंस. तो बहुत सारे इंश्योरेंस जैसे बात करते हैं हम. तो इन सेक्टर को सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, डेवलपमेंट करना, ये इस बॉडी का काम है. ओके सो ऑब्जेक्टिव्स है टू इंश्योर द इंटरेस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स लाइक द सिटीजंस, टू इंश्योर और टू रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री कि वो फेयर हो, फर्दर रेगुलेशंस सेट करना इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? इट्स लोकेटेड इन Hyderabad and it is responsible for registering, licensing, okay, eligibility criteria set करना, qualification set करना. अगर आपको लाइसेंस, आपको इंश्योरेंस एक कंपनी बनानी है तो आपका जो रेगुलेशन है कौन करेगा? IRDAI करेगा. तो इनका ही चेयरमैन, ये 10 मेंबर बॉडी है ये, तो इनका भी चेयरमैन जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है. अभी तक कुछ लाइकली कैंडिडेट्स इस आर्टिकल में दिया है जैसे कि गिरिधर अरामने, Ajay Seth and Pankaj Jain. So they are top bureaucrats who are considered for this role. Eligibility criteria है कि आप 63 years से ज़्यादा ना होना, ओके 63 years old, 30 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. स्पेसिफिकली अगर आप सेक्रेटरी हो, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हो तो भी चलेगा, बट यू शुड बी लाइक अ CEO, यू शुड हैव लाइक अ हायर पोजिशन. टर्म्स एंड सैलरी की बात करें, कितना सैलरी मिलता है? सैलरी मिलता है 5,62,500, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके, और विदाउट कंसिडरिंग हाउसिंग एंड कार, बस इतना इसका पर मंथ इनको सैलरी मिलती है. मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए चेयरमैन बनने के लिए? 65 years. तो अभी जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वी हैव द चेयरमैन देबाशीष पांडा, जो 14 मार्च का उनका 3 साल का टर्म खत्म होगा, ठीक है, एंड वी विल फाइंड अ न्यू चेयरमैन. यहाँ पे आपको बताना है रिजर्व बैंक एंड सेबी का चेयरमैन कौन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल जो है कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में है. सो कनाडा गेट्स इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर. व्हाट इज हिज नेम? मार्क कार्नी. मार्क कार्नी ये कनाडा के लिबरल पार्टी से हैं. 86% ऑफ द वोट्स मिला है इनको, एंड ही इज द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने रिजाइन किया था 2025 में. Now first time it is ever so happened कि political outsider बन गए हैं, यानी कि no experience in politics, ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, आउटसाइडर है, और पहली बार ये कनाडा में के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. इनफैक्ट ही हैज सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज. हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज बिकॉज कनाडा हैज ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी इट कैन हैव मल्टीपल. जैसे इंडिया में यू कैन जस्ट हैव इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन कनाडा
के सिटीजन्स कैन होल्ड यूके, आयरलैंड, तो ये इनके भी सिटीजनशिप इनके पास है। बट अगर ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ही विल हैव टू पार्ट अवे यूके और आयरिश, बिकॉज ओनली अ कैनेडियन सिटीजन कैन बी अ पार्ट ऑफ कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो आपको दूसरी सिटीजनशिप जो है वो देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में रहे हैं। ही इज बीन द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा, जैसे कि उधर का आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। इनफैक्ट इवन इंग्लैंड के आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे बन चुके हैं। पहले कनाडा के बने, फिर इंग्लैंड के बने। G20 का एक बॉडी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो इनका उन्होंने चेयरमैन उन्होंने पोजीशन लीड किया था। ही इज ऑल्सो यूएन स्पेशल कॉन्वॉय क्लाइमेट चेंज 2019 में ही बने थे। इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस एडवाइजर भी बने हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। सो आई एम जस्ट स्टेटिंग ऑल ऑफ दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो मार्क कार्नी है, ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, नॉलेज भी है फाइनेंस से रिलेटेड एज वेल एज एनवायरमेंट से रिलेटेड, एंड ही इज इवन दो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ओके, आउटसाइडर है, फिर भी ही कैन वी हैव चांस टू बेटर रिलेशंस विद कनाडा। जैसे पहले वी नो जस्टिन ट्रूडो के टाइम इतने अच्छे नहीं हुए थे, बट ही इज कमिंग इन अ टाइम जहाँ पे कनाडा इज फेसिंग टैरिफ वॉर विद यूएस। बहुत सारे टैरिफ्स यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने डाले हैं, तो इस टाइम पे वो आ रहे हैं। इट इज सेड दैट ही इज ऑल्सो गोइंग टू रिटेलिएट फर्दर, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम कनाडा को अनेक्स करेंगे एंड हम 51st स्टेट बनाएंगे यूएसए का। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है डोनाल्ड ट्रंप, राइट। इसको टक्कर देने के लिए है मार्क कार्नी। ऑलराइट, लेट्स नाउ सी द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। और ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज। तो जल्दी से देखते हैं ये एक्सरसाइज का नाम क्या है। एक्सरसाइज नाम है धर्मा गार्डियन। तो ये एक पिक्चर था इन द इंडियन एक्सप्रेस। सो अंडरस्टैंड, दो कंट्रीज के आर्मी, इंडिया और जापान के, मिलते हैं कौन से एक्सरसाइज में, धर्मा गार्डियन। दिस इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। और ये आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं इन योर एलिट एग्जाम्स। सो प्लीज नोट डाउन कि धर्मा गार्डियन इज बिटवीन इंडिया एंड जापान, जो फरवरी 24 से स्टार्ट हुआ एंड दिस इज गोइंग टू कम टू एन एंड। तो ये पिक्चर हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आया है। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल। वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.